हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है जून 2025 का, उसकी मैं आंसर की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो पेपर पैटर्न होता है उसे भी आप समझ लीजिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में। टाइम जो आपको मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और 50 ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें चॉइस नहीं होती। जो 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और फिर हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन हुए हैं। और जो आंसर्स हैं वो आपको OMR शीट में फिल करने होते हैं। जो आंसर आपको सही लगे वो आप OMR शीट में फिल करिए। और नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ऑप्शंस आर सिटीज, इंडस्ट्रीज, प्लांटेशंस, क्रॉप फील्ड्स। जो इसका आंसर है वो है प्लांटेशंस, थर्ड ऑप्शन। ये ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है। बाकी जो ऑप्शंस हैं सिटीज, इंडस्ट्रीज, क्रॉप फील्ड्स, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जांपल्स हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। नाउ क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शंस आर गुड हेल्थ, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, सोशल इक्विटी एंड इक्वालिटी। जो ऑप्शन 4 है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है गुड हेल्थ, जीरो हंगर और नो पॉवर्टी, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो टोटल 17 होते हैं और ये मैंने साइड में स्क्रीन पे लगा दिए हैं। इनको अच्छे से याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर PYQ में पूछे गए हैं। जो भी मैंने PYQ सॉल्व करवाए हैं, जो मैंने देखे हैं, उन सब में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन होता है। नाउ क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर। ऑप्शंस आर अर्थवर्म, फंजाई, वल्चर, हॉक। इसका जो आंसर है वो है हॉक। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जो बाकी अर्थवर्म है, फंजाई हैं और वल्चर हैं, ये सब डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, द एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज अबाउट। ऑप्शन 1, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 11,000 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ टू 9,000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ये इसमें मैंने गलत ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं क्योंकि आपको ये सही ऑप्शन याद रखना है, गलत ऑप्शन पे आप ध्यान ही ना दें। नाउ क्वेश्चन 5 है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर फाउंड एट। ऑप्शन 1 ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 5। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 ट्रॉफिक लेवल 2। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर्स, वो ट्रॉफिक लेवल 2 पे आते हैं और ट्रॉफिक लेवल 1 पे आते हैं ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 5 पर कार्निवोर्स आते हैं। और ट्रॉफिक लेवल 3। Now question 6, how much % of water is present on the earth's surface in the form of fresh water? Options are about 4%, about 3%, about 2%, about 1%. इसका जो आंसर है वो है about 3%। about 3% जो फ्रेश वाटर है वो प्रेजेंट है अर्थ सरफेस का। जो टोटल वाटर है उसमें फ्रेश वाटर 3% है, about 3% है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 7, detritus फूड चेन बिगिंस विद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेट्रिटस फूड चेन होती है वो डिकेइंग मैटर, जो सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे स्टार्ट होती है। नाउ क्वेश्चन 8, मैपल, बीच एंड ओक आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हर ज्यादातर PYQs में है। इसका जो आंसर है वो है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आप याद रखें कि मैपल, बीच और ओक जो है वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 9, अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस आर नोन एज प्लैंकटन, नियोस्ट्रॉन, नेक्टॉन, पेरिफाइटॉन। जो इसका आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, नियोस्ट्रॉन। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म है और ये वाटर का जो सरफेस होता है उस पे रहते हैं। नाउ क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंटिक इकोसिस्टम। जो लैंटिक इकोसिस्टम होता है वो होता है जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, जिसमें जो फ्रेश वाटर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है बेसिन में। आप देख सकते हैं कि आपको ये जनरल नॉलेज भी है आपकी कि जो ऑप्शन 4 है रिवर, ये ठहरा हुआ नहीं होता, ये बहता रहता है। रिवर का जो पानी है वो फ्लोइंग कंडीशन में होता है, स्टैंडिंग कंडीशन में नहीं। रिवर जो ऑप्शन 4 है ये लैंटिक इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, ये लोटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। लोटिक इकोसिस्टम होता है जिसमें चैनल्स होते हैं और जिसमें फ्रेश वाटर बहता रहता है। रिवर इज लॉटिक इकोसिस्टम। बाकी जो ऑप्शन है वो लैंटिक इकोसिस्टम है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सॉलिड वाटर डायरेक्टली चेंजेस इनटू वाटर वेपर। इसका जो आंसर है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो सॉलिड वाटर होता है वो डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि वाटर में। Now question 12, कुल is a traditional irrigation method practice in the state of हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 1 is the correct answer। जो कुल है वो ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस है हिमाचल प्रदेश की। Now question 13, which of the following soil supports cultivation of rubber। जो रेड सॉइल है वो कल्टीवेशन ऑफ रबर को सपोर्ट करती है। नाउ क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन। waterlogging in the soil, loss of productivity partially or completely, increase in salinity or alkalinity, increase in productivity substantially। आपको पता होगा कि consequences of excessive irrigation, जो excessive irrigation करते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान ही होता है। जो ऑप्शन 4 है increase in productivity substantially, ये increase productivity में increase हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि excessive irrigation से ज़्यादातर जो नुकसान ही होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है ये नुकसान के हैं और ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है और excessive irrigation से ये नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन
15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज फॉर फार्मास्यूटिकल्स, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल पर्पस, रिक्रिएशन पर्पसेस। सो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज फॉर फार्मास्यूटिकल्स है, ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट का। नाउ क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? इसके ऑप्शन है फॉरेस्ट फायर्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, सेलेक्टिव कटिंग ऑफ द ट्रीज, पेस्ट अटैक। सो जो ऑप्शन 3 है, सेलेक्टिव कटिंग ऑफ द ट्रीज, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन नहीं होता। बाकी जो ऑप्शन हैं फॉरेस्ट फायर्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, पेस्ट अटैक, इन सबसे डिफॉरेस्टेशन होता है। सो ये ऑप्शन भी आप याद रखें, और जिससे नहीं होता वो तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। So option 3 is the correct answer. Now question 17, in which of the following states was successfully implemented joint forest management? So option 1, West Bengal में successfully implement हुआ था joint forest management जो है। Now question 18, which one of the following are the most abundant life forms on the earth in terms of number? So option 4 जो है insects and microorganism, ये most abundant life forms हैं earth पर। Now question 19, द ट्रांस हिमालयाज बायोजोग्राफिक रीजन इज फाउंड इन ऑप्शन 3 लद्दाख। जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजोग्राफिक रीजन कवर्स द लार्जेस्ट इन इंडिया? सो ऑप्शन 2, द डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। सो आंसर इज द डेक्कन पेनिनसुला। नाउ क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सो जो एस्थेटिक वैल्यू है ऑप्शन 1 एस्थेटिक वैल्यू, ये इनडायरेक्ट यूज वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी के। जो बाकी ऑप्शंस है एग्जिस्टेंस वैल्यू, बीक्वेस्ट वैल्यू, ऑप्शनल वैल्यू, ये नॉन यूज वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी के। सो आप ये ऑप्शंस भी याद रखें, ये बाकी ऑप्शंस नॉन यूज वैल्यू के एग्जांपल्स हैं, और एस्थेटिक वैल्यू यूज वैल्यू का एग्जांपल है, इनडायरेक्ट यूज वैल्यू। सो नाउ क्वेश्चन 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? सो जो ऑप्शन 2 है एटॉमिक एनर्जी, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी जो ऑप्शन है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। सो ये आप बाकी एग्जांपल्स याद रखें, और ये भी याद रखें कि एटॉमिक एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चन 23, द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया वॉज सेटअप एट विजिंजम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट था इंडिया का वो विजिंजम, केरला, विजिंजम तिरुवंतपुरम में हुआ था, जो केरला में है। सो ऑप्शन में कोई भी हो, विजिंजम, तिरुवंतपुरम या केरला, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि विजिंजम तिरुवंतपुरम में आता है और तिरुवंतपुरम केरला में आता है। सो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। अगर ऑप्शन में कुछ और आए तो आप उन्हें टिक करिएगा। सो नाउ ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 23। नाउ क्वेश्चन 24, इंडियाज मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑप्शन 4 कोल। जो मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी है और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा कोल से इंडिया में यूज होती है। मतलब कोल से ही कमर्शियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे ज्यादा निकाली जाती है इंडिया में। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर द सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी फॉर द ह्यूमन स्पीशीज? सो जो नॉलेज सिस्टम है ऑप्शन 1, ये फैक्टर नहीं है सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी का ह्यूमन स्पीशीज के। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो फैक्टर्स में आते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग are factors for the sustainable carrying capacity for the human species. Option 1 factors में नहीं आता। Now question 6, insecticides particularly chlorinated hydrocarbons reduce the population level of option 2 bald eagle। या ये जो क्वेश्चन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बॉल्ड ईगल जो है वो इंसेक्टिसाइड्स पर्टिकुलरली क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स ने रिड्यूस कर दिया था इनकी पॉपुलेशन को, बॉल्ड ईगल जो है, क्योंकि ये एक बर्ड है और इंसेक्टिसाइड्स की वजह से जब इंसेक्ट्स को खाते हैं तो वो पॉइजन जो इंसेक्टिसाइड्स में होता है वो इफेक्ट करता है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 27, इन्वेसिव स्पीशीज विच कॉजेज स्किन एलर्जीज इज ऑप्शन 3 कांग्रेस स्वीट जो है वो स्किन एलर्जीज कॉज करता है। नाउ क्वेश्चन 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन प्रोग्राम? ऑप्शंस आर जूलॉजिकल पार्क्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फॉस्टरिंग, नेशनल पार्क। सो ऑप्शन 4 जो है नेशनल पार्क्स, ये इन सीटू कंजर्वेशन प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। बाकी जो ऑप्शन है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 29, which one of the following wetland is located in Odisha? सुखना, रेणुका, चिलिका, लोकटक। सो जो ऑप्शन 3 है चिलिका, ये ओडिशा का जो वेटलैंड है वो चिलिका में लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन? ऑप्शन 2 रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ये नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन का एग्जांपल है, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट? सो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ऑप्शन 1, ये मेजर सोर्स है ओजोन का एज अ पॉल्यूटेंट। नाउ क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? इसका आंसर है ऑप्शन 1 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। बाकी जो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के एग्जांपल्स हैं। नाउ क्वेश्चन 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल एजेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन? जो ऑप्शन 3 है पार्टिकुलेट्स, ये फिजिकल एजेंट है वाटर पॉल्यूशन के। सो ये आप याद रखें। नाउ Question 34, which one of the following is not a symptom of toxicity? Options are poisoning, metabolic
disorder, malformations, releases ionizing radiations. So option 4 जो है ये toxicity का symptom नहीं है, ये radioactivity का symptom होता है. So option 4 is the correct answer. Now question 35, which one of the following is not a biological treatment of waste? कंडीशनिंग, लगूनिंग, डाइजेशन, कंपोस्टिंग. सो ऑप्शन 2 जो है लगूनिंग, ये फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में आता है, ना कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट. बाकी जो ऑप्शन है ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में आते हैं. कंडीशनिंग, डाइजेशन और कंपोस्टिंग ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट है. नाउ क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट? ऑप्शंस आर किचन वेस्ट, वेस्ट वेजिटेबल्स, प्लास्टिक्स, फ्रूट वेस्ट. सो आपको पता है ये आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो किचन वेस्ट, वेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट वेस्ट होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है ये ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट? It conserves resources, it prevents emission of greenhouse gases, it supplies valuable raw materials to industry, it does not pollute the environment. So option 3 जो है it does not pollute the environment, ये recycling of waste का benefit नहीं है. बाकी जो ऑप्शंस हैं ये बेनिफिट्स में आते हैं, सो इनको आप याद रखें. जो बाकी ऑप्शंस हैं ये बेनिफिट हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के. नाउ क्वेश्चन 38, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC was established in the year 1985, 1986, 1987, 1988. So option 4 जो है 1988 ये करेक्ट आंसर है. So option 4 1988 is the correct answer for question 38. Now question 39, ozone is found in troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere. So आपको ये याद रखना है जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में आती है. एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उनमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर फाउंड होती है. नाउ क्वेश्चन 40, pH ऑफ अनपॉल्यूटेड रेन इज 5.7, जो 5.7 pH होता है अनपॉल्यूटेड रेन वाटर का. नाउ क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स मेड द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एज फंडामेंटल ड्यूटी? सो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये आपको याद रखना है. ये जो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट को फंडामेंटल ड्यूटी बताती है. So 42nd. So question 42, convention on the control of transboundary movement of hazardous waste and the disposal is known as option 1 जो है the Stockholm Convention is the correct answer. So now question 43, in Delhi new vehicles should have pollution prevention mechanism comparable to. So जो BS4 है इसका आंसर है. So आप ये क्वेश्चन याद रखें. BS4, BS की जो फुल फॉर्म है वो भारत स्टेज है. So भारत स्टेज 4 is the correct answer. Now question 44, at the dawn of agriculture about 8000 BC the world population was somewhere around. Option 3 5 million is the correct answer. 8000 BC के अराउंड जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन के अराउंड थी. नाउ क्वेश्चन 45, which one of the following terms is not a part of WHO definition, WHO definition on health? So जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो है वो हेल्थ की डेफिनेशन में आती है जो WHO ने दी थी. जो फिजियोलॉजिकल है, जो फिजियोलॉजिकल वेलबींग है ये नहीं आता है हु की डेफिनेशन में हेल्थ की. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हजार्ड? सो जो ग्लेशियर ऑप्शन 1 है ग्लेशियर एडवांसेस ये जियोलॉजिकल हजार्ड नहीं है. बाकी जो ऑप्शंस है एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स ये जियोलॉजिकल हजार्ड में आते हैं. नाउ क्वेश्चन 47, इन विच ईयर इंडियन कोस्ट लाइन एक्सपीरियंस द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 2004 में इंडिया कोस्ट लाइन ने एक्सपीरियंस किया था मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. सो 2004 option 3 is the correct answer. Now which question 48, which one of the following is not one of the three major views on earth? So जो ऑप्शन 2 है द ईस्टर्न ये 3 मेजर व्यूज में नहीं आता है ऑन अर्थ में. सो जो द वेस्टर्न, द सेनियाटिक और द इंडियन है ये 3 मेजर व्यूज है ऑन नेचर. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 49, which one of the following is not a category of environmental equity? So जो ऑप्शन है 4 साइकोलॉजिकल ये इन्वायरमेंटल इक्विटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं. बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इन्वायरमेंटल इक्विटी में आते हैं. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 50, एनविस सेंटर एट TERI वर्क्स इन द एरिया ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. सो आज हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं. हमने ये 50 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं और ये जो आंसर्स हैं ये ChatGPT के बिल्कुल नहीं है. ये 100% वेरीफाइड है. बुक में से, ऑफिशियल बुक में से मैंने पर्सनली सारे आंसर्स ढूंढे हैं और वेरीफाई किए हैं. सो आपको ये मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो और इसने आपको हेल्प किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे. मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में.